सियाराम ई लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। अलाउद्दीन खिलजी के इतिहास के क्रम में उत्तर भारत, दक्षिण भारत और राजत्व सिद्धांत के क्रम में अब इसके प्रशासनिक सुधारों की हम चर्चा करते हैं। दिल्ली सल्तनत के दूसरे राजवंश की यहाँ बात हो रही है, जिसे खिलजी वंश के नाम से जाना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक सुधार की चर्चा करने से पहले बर्नी के ब्यूरो पर ध्यान नजर रखें। बर्नी ने कहा है कि किसी भी साम्राज्य को विजयों के द्वारा हमेशा चलाया नहीं जा सकता है। ये उसकी पुस्तक एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, उसका नाम है फतवा ये जहांदारी। फतवा ये जहांदारी मुस्लिम राज व्यवस्था पर लिखे गए कमाल की पुस्तक है। इसमें वो बताता है कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए विजय और प्रशासन, इन दोनों की आवश्यकता होती है। ये बर्नी बताता है, इन दोनों के बगैर आप कोई प्रशासनिक ढांचा किए बगैर शासन को ज़्यादा समय तक चला नहीं सकते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि बाबर और हुमायूं को प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने का मौका नहीं मिला था। इल्तुतमिश ने भी शुरुआत किया था, इसीलिए उसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी उस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और सफल भी होते हैं। तो साम्राज्य को बनाने के बाद उस साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहतर प्रशासन की जरूरत होती है। और भारत के प्रशासनिक इतिहास की शुरुआत सबसे पहले मौर्य काल में होती है, जहाँ पर केंद्रीय प्रांतीय प्रशासन, निचले ग्राम स्तर का प्रशासन, ऊपर सबसे सम्राट दिखाई देता है। तो ऐसे दौर में जो मौर्यों का प्रशासन था एक केंद्रीय प्रशासन था, मतलब निचले स्तर के लेकर जो अधिकारी थे वो सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो यहाँ पर प्रशासनिक सुधारों की बात करें अलाउद्दीन खिलजी के, अलाउद्दीन खिलजी की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, इसके दौर में मुहतसिब जनसाधारण के आचार का रक्षक और देखभाल करने वाला था। यानी ये नैतिक मामलों का विशेषज्ञ होता था, नैतिक मामलों का, ठीक है। यानी साम्राज्य में लोग रोजा रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, वेश्यावृत्ति पर भी नियंत्रण रखता था, जुआखोरी पर, शराबखोरी पर भी नियंत्रण रखता था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगाया था, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो ये सारे काम ये करता था। वह बाजारों पर भी नियंत्रण रखता था, नाप तौल कर निरीक्षण भी करता था। बहुत महत्वपूर्ण पद है मुहतसिब का। इसी तरीके से औरंगजेब के दौर में हम देखते हैं कि मंदिरों को ढहाने का भी काम इसको मिला, मुहतसिब को। अलाउद्दीन ने गुप्तचर पद्धति को पूर्णतया संगठित किया था। सबसे पहले गुप्तचर प्रणाली की शुरुआत किया था किसने? बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी ने उसका और विस्तार किया, उसको एक मजबूती प्रदान किया, एक संस्था के तौर पर उसके कई सारे काम बांट दिए। इस विभाग का मुख्य जो अधिकारी होता था उसको बरीद ए मुमालिक कहते थे। इसके अंतर्गत अनेक बरीद और संदेश वाहक आते थे, ठीक है। बरीद के अतिरिक्त अलाउद्दीन ने अनेक सूचना दाता नियुक्त किए थे जो मुनहियान कहलाते थे, या मुनही इनको कहा जाता था। खालसा अथवा रक्षित प्रदेशों का शासन केंद्र द्वारा किया जाता था। अमीर और सहना इसका शासन संभालते थे। दिल्ली के आसपास के प्रदेश इस पद्धति के अंतर्गत आते थे। यानी खालसा और रक्षित प्रांतों के जो प्रशासन था उसकी जिम्मेदारी केंद्र के द्वारा होता था, और अमीर यानी जो प्रशासन के अधिकारी थे और जो सेना थे वो इसके प्रशासन की जिम्मेदारी देखते थे।
अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ आगे सैन्य सुधार की बात करें। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक तो था ही। अलाउद्दीन खिलजी जो था एक साम्राज्यवादी शासक था। तो वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना का गठन किया था। इससे पहले जो सेना होती थी वो उसकी कोई फिक्स सेना नहीं होते थे, उसको हम गाजी की सेना कहते थे, गाजी कहलाते थे। यानी धर्म के नाम पर लड़ते थे, धर्म के नाम पर लड़ते थे, ठीक है। यानी मरेंगे तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे, जन्नत मिलेगी, और बचे रहेंगे तो खम्स का माल मिलेगा, लूट का माल मिलेगा, इसके लिए लड़ते थे। यानी कोई अस्थाई सेना नहीं थी। और दिल्ली सल्तनत काल में अगर सेना की बात भी की जाती है तो केंद्रीय और प्रांतीय सेना का गठन इल्तुतमिश के दौर में हो गया था। एक विभाग बनाने का काम किसने किया था? बलबन ने। उसको दीवाने अर्ज के नाम के जानते हैं, और उसका जो प्रमुख होता था उसको आरिज ममालिक कहते हैं। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे फेरबदल किए इसमें। जैसे अस्थाई सेना का गठन किया, सैनिकों को नगद वेतन देता था, दाग और चेहरा प्रणाली की शुरुआत की। तो ये उसकी बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 4,75,000 सैनिक थे उसके सेना में। बहुत बड़ा डेटा है जो अफीफ बताता है हमें। सेना की भर्ती के लिए एक सेना मंत्री आरिज ममालिक की नियुक्ति की। अलाउद्दीन ने सेना का केंद्रीकरण किया, मतलब जो सेना थी उसका पूरी डेटा बनाया कि केंद्र से लेकर प्रांत से लेकर स्थानीय स्तर के जो सेना था वो उसी के अधीन थी। उसने अस्थाई सेना के गठन हेतु सीधी भर्ती की और केंद्रीय कोषागार से सैनिकों को नगद वेतन दिया। इससे पहले सैनिकों को क्या मिलता था? एकता मिलता था। ध्यान रखिएगा, एकता प्रदान की जाती थी। और इसीलिए इसके जो प्रमुख होता था उसको वली या मुक्ता कहा जाता था। या सतीश चंद्र ने एक नई शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसको हाकिम कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं गवर्नर भी दिया है। तो अस्थाई सेना जो होती थी उसको हर्षमयी मुरत्तब कहा जाता था, हर्षमयी मुरत्तब कहलाता था। और किलों दुर्गों को अनुभवी तथा विवेकशील सेना नायक नियुक्त किए गए थे, ठीक है। किलों एवं दुर्गों के लिए अनुभवी एवं, और इसके अलावा इन्हें कोतवाल कहा जाता था। जो किले और दुर्गों की रक्षा करते थे इनको कोतवाल कहा जाता था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा करने वाला वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। ध्यान रखिएगा, इस मामले में सर्वप्रथम है, सर्वप्रथम, ठीक है। जो मासिक आधार पर दिया जाता था, एक घुड़सवार के लिए वो 234 टंका वेतन देता था, और जब अतिरिक्त हो जाते थे तो उनको 78 टंका और देता था। जबकि पैदल सैनिक को भी 78 टंका वो देता था। ये उसकी कमाल की उपलब्धि। इससे पहले वेतन नहीं मिलता था, इससे पहले उनको एकता मिलती थी। यानी एक भूखंड दे दिया जाता था, एक प्रांत थमा दिया जाता था, और उसके रहन सहन का खर्च और सेना का जो भत्ता होता था, जो गुजारा होता था, जो खर्च होता था, वो सब वहाँ उसी से करना होता था। इसने क्या किया? नगद वेतन देने का काम किया। इसने विशाल सेना होने के कारण सैनिकों को हुलिया, इसी को दाग वो चेहरा प्रणाली कहते हैं, दाग वो चेहरा, इसमें भी वो प्रथम सुल्तान था। ताकि किसी प्रकार की प्रतिनियुक्ति न हो और सैनिकों को हुलिया रखने वाले व्यक्ति को दीवाने आरिज कहलाता था। यानी जो दूसरी जगह पर घोड़े बदल लेते थे, जो भ्रष्टाचार होता था, इस पर लगाम लगाने का काम कर रहा था। क्योंकि पहले इस तरीके की चीज़ें होती थी और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आंखों से देखा होगा, इसीलिए ये व्यवस्था कर रहा है। और ये व्यवस्था बहुत सफल भी रही थी। मोहम्मद बिन तुगलक,
शेर शाह, सिकंदर लोदी, अकबर जैसे दिग्गज शासकों ने भी उसके इस नीति का पालन किया। इसी से समझ सकते हैं कि कितनी दूर दृष्टि उसकी रही होगी, कितना दूरदर्शी शासक था कि इसकी नीतियों का आगे चलकर भी शासकों ने पालन किया। हाँ, सर्वप्रथम घोड़ों को दागने की प्रथा इसी ने प्रारंभ किया ताकि अच्छे घोड़े के स्थान पर सैनिक घटिया घोड़ों का इस्तेमाल न कर सके। सेना की इकाइयों का विभाजन 1000, 100, 10 पर आधारित था, जो खानों, मलिकों, अमीरों, सिपह सालारों इत्यादि के अंतर्गत थे। बर्नी की एक पुस्तक है, बहुत फेमस है भाई, बर्नी की पुस्तक है, इसका नाम है तारीख फिरोज शाही। तारीख फिरोज शाही। इसमें सरखेल जो होता था, सरखेल, इसके अंडर में 10 सैनिक होते थे। ठीक, इसके बाद सरखेल के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर सिपह सालार दिखाई देता है। सरखेल के बाद सिपह सालार, इसके अंडर में 100, फिर अमीर, इसके अंडर में 1000। तो ये करके सूची मिलती है, ठीक है। इसके बाद ये तुमान जो है, ध्यान रखिएगा, ये मंगोलों की सैन्य प्रणाली थी। अमीर दह से लेकर अमीर तुमान तक सूचना मिलती है। अमीर दह यानी 10 सैनिक जो होते थे, अमीर दह से लेकर अमीर तुमान तक, अमीर तुमान, ठीक है, यानी 10,000 सैनिक टुकड़िया थी। अमीर खुसरो इसका डेटा बताता है, अमीर खुसरो। तो अमीर हो जाते थे। इसके बाद मलिक होते थे, मलिक के अंडर में भी 10,000 सैनिक होते थे। फिर इसके बाद खान होते थे, इनके अंडर में 1 लाख सैनिक माने जाते थे, लेकिन होते नहीं थे। इतनी बड़ी सेना किसी के पास होगी तो बगावत हो जाएगी, ठीक है। तो ये डेटा मिलता है हमें। सैनिकों को सरकारी भाषा में मुरत्तब कहा जाता था, मुरत्तब, ठीक है। अलाउद्दीन के सेनापतियों में अलफ खान, उलुग खान, नुसरत खान, जफर खान, मलिक काफूर ये प्रमुख थे। जफर खान को युग का हीरा यानी रुस्तम कहा जाता था और वो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। एक ट्रिक बताए थे एक दिन आप लोगों को, अनुजय, इसी पर इसके चारों सेनापति आ जाएंगे, यानी अ से अलफ खान, नू से यन से नुसरत खान, नुसरत खान, इसके बाद यू से उलूग खान, और जे से जफर खान। ये 4 प्रसिद्ध सेनापति थे। अनुज ट्रिक याद रखे रहिएगा। जैसे दक्षिण भारत के उसके विजय अभियानों का ट्रिक है न, देव तेल हो पांडे, देवगिरी तेलंगाना होयसल और पांडे राजवंश थी, इसके बाद देवगिरी पर हमला करता है। तो ये ट्रिक से थोड़ा आसान हो जाता है इतिहास पढ़ने में। तो ये चीजें थी। अब अगले पॉइंट की बात करें हम लोग यहाँ पर, आर्थिक सुधार की बात करें। ये देखें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए इसका अलग से हम अध्ययन करेंगे अभी। तो ये सैनिक सुधार की बातें थी अलाउद्दीन खिलजी के। आर्थिक सुधार की समीक्षा में हम उसके भू राजस्व सुधार की बात करेंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली को भी आर्थिक सुधार में हम रखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आर्थिक सुधार की बात करेंगे। धन्यवाद आप।